हेलो व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे जो कि है कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 1885 से 1947 तक हुआ था। और कांग्रेस अधिवेशन मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़े बिना आपका मॉडर्न हिस्ट्री इनकम्प्लीट है, क्योंकि इससे जुड़े जितने भी अधिवेशन हैं वो सभी किसी न किसी आंदोलन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जुड़े हुए हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उससे जुड़े जो अधिवेशन हैं, इससे जुड़े सवाल आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो ग्रुप डी लेवल का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी लेवल का या स्टेट पीसीएस के लेवल का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उससे जुड़े अधिवेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उसे हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ताकि ये अधिवेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईएनसी का गठन और सेफ्टी वाल्व का क्या संबंध है। पहले एक मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आईएनसी का गठन का पीछे क्या उद्देश्य था। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भारतीयों पर बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो उन्हें भारत की राजनीति में कोई स्थान नहीं दिया गया था। आर्थिक रूप से शोषण देखें तो किसानों से अत्यधिक कर लिए जाते थे। भी बहुत सारे मुद्दे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उससे जुड़े सभी अधिवेशनों को समझने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत में आने के बाद भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किया गया जो शोषण था या फिर शोषण करने वाली नीतियां थीं, उनसे भारतीय बहुत ही ज़्यादा असंतोष में थे। समय समय पर भारतीय नाराज होकर आंदोलन करते रहते थे। इसका अगर सबसे बड़ा उदाहरण देखें तो वो था 1857 का विद्रोह। तो एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसे मंच का गठन किया जाए जहां असंतोष की स्थिति में जितने भी भारतीय हैं वो विद्रोह करने से पहले असंतोष जताने का उन्हें एक मंच मिले, जहां पर वो अंग्रेज सरकार को पहले ये बता सकें कि वो किस कारण से असंतोष में है। इसके पीछे जो मकसद था वो ये भी था कि 1857 की विद्रोह के जैसा फ्यूचर में और भी कोई विद्रोह ना हो, और इस तरह के विद्रोह से बचने के लिए एक मंच तैयार हो जहां सभी भारतीय की बातों को रखा जाए, समझा जाए और फिर आगे की नीति तैयार की जाए। इसी के क्रम में एओ ह्यूम ने सेफ्टी वाल्व यानी कि सुरक्षा घेरा के रूप में एक संस्था बनाने का निर्णय लिया, और वो संस्था क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन जब इसका गठन हुआ तो इसे अंग्रेजों के सुरक्षा कपाट के रूप में गठन किया गया। लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक इतना बड़ा संस्था बन जाएगा जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए हम ये देखते हैं कि आईएनसी का गठन और सेफ्टी वाल्व ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका क्या संबंध है। आईएनसी की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लोगों के बढ़ते असंतोष की भावना के लिए एक सुरक्षा कपाट की स्थापना करना। यानी ये सुरक्षा कपाट भारतीयों के लिए नहीं बनाया गया था, ये बेसिकली उस वक्त अंग्रेजों के लिए बना था। इस सुरक्षा कपाट के जरिए उद्देश्य था एक ऐसी संस्था का गठन करना जिससे सरकार को भारतीयों की राजनीतिक, आर्थिक मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए मंच मिले, ताकि बड़े विरोध को रोका जा सके। तो सेफ्टी
वाल्व की जो अवधारणा है, इसे यंग इंडिया पत्रिका में लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अवधारणा को बताया गया था। ये संबंध था आईएनसी का गठन और सेफ्टी वाल्व के बीच में। तो अब हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनका शॉर्ट नेम है एओ ह्यूम, के द्वारा किया गया। किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1885 में किया गया। उस समय लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था। तो एओ ह्यूम ने जब सबसे पहले इस तरह के किसी मंच को स्थापित करने की योजना अपने दिमाग में बनाई, तो ये उनके दिमाग में 1884 में ही आ गया था। और उस समय उन्होंने इसका गठन किया था इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से। और एओ ह्यूम ने घोषणा की कि पुणे में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होगा। लेकिन पुणे में उस समय हैजा फैलने के कारण सम्मेलन का आयोजन पुणे से बदलकर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया, जो कि बम्बई में था। और बम्बई में ही इंडियन नेशनल यूनियन, जिसका गठन एओ ह्यूम ने 1884 में किया था, उसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। और ये किसके सुझाव से किया गया? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इंडियन नेशनल यूनियन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ये थी कुछ प्रमुख बातें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। अब हम जितने भी कांग्रेस से संबंधित अधिवेशन हैं, वो हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो बात करें पहले अधिवेशन की, तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 28 ऑफ दिसंबर 1885 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बैनर्जी ने की थी। और इसमें महासचिव थे एओ ह्यूम। तो ध्यान रखें कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ एओ ह्यूम ने आईएनसी की स्थापना की थी, वो इसके अध्यक्ष नहीं थे। एओ ह्यूम इसके महासचिव के रूप में शामिल थे। पहले अधिवेशन में कुल प्रतिनिधि शामिल थे, केवल 72 प्रतिनिधि शामिल थे। ये इमेज जैसा कि देख सकते हैं, यही है एओ ह्यूम। अब क्योंकि एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा नाम है, तो एओ ह्यूम का हम परिचय भी देख लेते हैं। एओ ह्यूम का जन्म 1829 में लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। और ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे कि इंपीरियल सिविल सर्विस से रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। तो इंपीरियल सिविल सर्विस यानी कि आईसीएस, जिसका वर्तमान नाम में जिसे आप आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, वो उसी पद पर थे। तो और वे भारत में ब्रिटिश नीतियों के बहुत ही कड़े आलोचक थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुल 22 वर्षों तक कांग्रेस के महासचिव के पद पर थे। कब से कब तक? स्थापना से लेकर 1906 तक। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन्हें कुछ प्रमुख उपाधियां भी दी गई थी, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक। और ये पक्षियों से बहुत ज़्यादा इन्हें लगाव था, जिसके वजह से भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 31 ऑफ जुलाई 1912 को। 1912 में चूंकि इनकी मृत्यु हुई थी, और 1912 में ही कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बिहार के बांकीपुर में। इसी स्थान पर एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। तो ये सारे बहुत ही डीप लेवल के सवाल हैं, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक हैं। अब आपसे सिंपल ये नहीं पूछा जाएगा कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है। अब आपसे सवाल डीप में पूछा जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के महत्वपूर्ण कथन हैं जो आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कथन है जो आपको पता होना चाहिए। तो जब कांग्रेस का गठन हुआ था वर्ष 1885 में,
तो उस समय लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था। तो जब गठन हुआ तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि ये कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्यों कहा? क्योंकि जब इसका पहला अधिवेशन हुआ था तो जैसा कि हमने देखा कि केवल 72 प्रतिनिधि ही उसमें शामिल थे। दूसरे हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अ, इसे भीख मांगने वाली संस्था का नाम दिया। भीख मांगने वाली संस्था का नाम इसलिए दिया क्योंकि कांग्रेस के प्रारंभ में जब गठन हुआ तो इसमें नरम दल शामिल थे, यानी वे लोग जो सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों से अपनी बात मनवाना चाहते थे। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि ये एक भीख मांगने वाली संस्था है। अगले हैं वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। इन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है और मेरी यह इच्छा है कि मैं इसे देखूं। फिरोज शाह मेहता, इन्होंने कहा कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। ये सारे महत्वपूर्ण कथन लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसमें एक कथन और है जो कि कहा था गांधी जी ने, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो जब भारत को आज़ादी मिल गई उसके बाद महात्मा गांधी ने यह बात रखा कि जब कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया तो इसे अब समाप्त कर देना चाहिए। तो ये सारे महत्वपूर्ण कथन हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों को। इसमें वैसे तो 1885 से लेकर 1947 तक हर साल अधिवेशन होते थे, लेकिन उसमें से सारा अधिवेशन को याद करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इसमें उन अधिवेशनों को ही देखेंगे जो किसी न किसी कारण से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप पीएचडी लेवल का ज्ञान हासिल करो, आप कुछ भी पढ़ते रहो। आप हार्ड वर्क तो करो, लेकिन हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करो। अब आप ये एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप सोच सकते हो कि हम किसी व्यक्ति का, कोई महान व्यक्ति का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक वो सेम एग्जाम्पल आप यहाँ भी ले सकते हैं कि हम कांग्रेस के किसी अधिवेशन की बात क्यों करेंगे, उसे इम्पोर्टेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुआ जिसके वजह से वो अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। तो पहला अधिवेशन देखते हैं। पहला अधिवेशन हुआ था 28 ऑफ दिसंबर 1885 को। कहाँ पर? तो बम्बई में, जिसे वर्तमान में हम मुंबई कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, महासचिव AO ह्यूम, 72 प्रतिनिधि थे। और इसकी विशेषता क्या थी इस अधिवेशन की? तो इसमें कांग्रेस के उद्देश्य को तय किया गया था कि किस प्रकार आने वाले भविष्य में उन्हें काम करना है, ये तय किया गया था। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो कि प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया था। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1886 में, 1893 में लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में। तो ये सवाल काफी बार पूछा जा चुका है कि दादा भाई नौरोजी ने कुल कितने कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? तो 3 की थी। अब जो 1906 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज्य जिसका अर्थ होता है अपना शासन या अपना राज्य। तो अब तीसरा है वर्ष 1887 का मद्रास अधिवेशन। इसमें इम्पोर्टेंट नाम है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इम्पोर्टेंट है, इसमें सवाल पूछा जा चुका है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? तो इसमें इन्होंने अधिक से अधिक मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की अपील की। नेक्स्ट है वर्ष 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि
इसमें अध्यक्ष के रूप में थे जॉर्ज यूल, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। पांचवा है अधिवेशन 1889 का, जो कि बम्बई में हुआ था, और ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। इनका नाम था सर विलियम वेडरबर्न, और इन्होंने दो अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, एक तो वर्ष 1889 और दूसरा 1910। नेक्स्ट अधिवेशन है वर्ष 1894 का, जो कि मद्रास में हुआ था, और इसके अंग्रेज अध्यक्ष थे एल्फ्रेड वेब। अब ये अधिवेशन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये है वर्ष 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये नाम इम्पोर्टेंट है, तो रहीमतुल्ला सयानी ने। ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार इसमें बंकिम चंद्र चैटर्जी ने वंदे मातरम गीत को गाया था। अगला अधिवेशन है वर्ष 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे दिनसा ई वाचा। इस क्यों इम्पोर्टेंट है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, क्योंकि 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में कौन शामिल हुए थे, गांधी जी शामिल हुए थे। ये उस समय दक्षिण अफ्रीका से 1901 में भारत आए थे, फिर वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। उस वर्ष क्योंकि गांधी जी इसमें शामिल हुए थे, इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद 1901 के बाद के जो 4 साल हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब हम देख लेते हैं वर्ष 1905 का अधिवेशन, जो कि बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और 1905 का जो समय था स्वदेशी आंदोलन का समय था, जब भारत और बांग्लादेश का विभाजन हो रहा था। तो इसकी विशेषता क्या थी कि बंग भंग आंदोलन, और उस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, उनकी नीतियों की आलोचना की गई 1905 के बनारस अधिवेशन में। 5 के बाद 1906 का अधिवेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम देखते हैं 1907 का अधिवेशन, जो कि है सूरत अधिवेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अधिवेशन। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन है उसके अध्यक्ष थे रस बिहारी बोस। क्या महत्वपूर्ण था 1907 के अधिवेशन में, तो क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस का जो दल है और नरम दल है, इसका विभाजन हो गया। नरम दल का मतलब है कि वे लोग जो क्रांतिकारी स्वभाव के थे, और नरम दल का मतलब है वे लोग जो याचना से, प्रार्थना से अपनी बात को मनवाना चाहते थे। इसमें कुल प्रतिनिधि शामिल हुए थे 1600, और ये कांग्रेस का पहला विभाजन है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था, तो वर्ष 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी रस बिहारी बोस ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 7 के बाद का इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वर्ष 1909 का लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय ने। विशेषता क्या है, तो इसमें भारत परिषद अधिनियम 1909 को अस्वीकार कर दिया गया था। क्या था इस अधिनियम में, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ये कहा गया था कि धर्म के आधार पर अलग अलग निर्वाचन पद्धति होगी, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद आता है वर्ष 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस सेंस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस वर्ष पहली बार जनगण मन गाया गया था। ये किन्होंने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गीत लिखा गया है वर्ष 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसमें अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर। तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। अगला अधिवेशन है वर्ष 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, जो कि बिहार में है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहली बात, इसके अध्यक्ष थे RN मुधौलकर जी, और इसकी विशेषता ये थी कि इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था, क्योंकि 1912 में ही कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम की
मृत्यु हो गई थी, जिसके वजह से आर.एन. मुधोलकर के द्वारा एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। इसके बाद हम अगला सवाल देख लेते हैं। ये है वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 1912 के बाद का जो अधिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम देखेंगे वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। 1916 का जो अधिवेशन है वो हुआ था लखनऊ में। दूसरे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार थे। 1916 का लखनऊ अधिवेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसमें कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल इसके मध्य में समझौता हो गया। यानी कि कांग्रेस के वो गरम दल और नरम दल जिसके बीच में विभाजन हो गया था वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में, अब उनके बीच में समझौता हो गया। किसके सहयोग से यह समझौता हुआ? तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दो लोगों ने, एनी बेसेंट ने और बीजी तिलक ने। ये जो एनी बेसेंट है ये एक एंग्लो आयरलैंड थी। तो इन दोनों के प्रयासों से इन दोनों के मध्य समझौता हो गया और इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो गया। मुस्लिम लीग जिसका गठन हुआ था वर्ष 1906 में। अगला देखते हैं कि वर्ष 1917 का अधिवेशन ये हुआ था कलकत्ता में। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जो कि पहली महिला अध्यक्ष है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे सवाल ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो तब आप एनी बेसेंट देंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप देंगे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से संबंधित अधिवेशन हम अगले सवालों में देखेंगे। अगला अधिवेशन है वर्ष 1918 का अधिवेशन जो कि दिल्ली में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। और 1918 के अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित अन्य नरमपंथियों ने इस्तीफा दे दिया था। अब देखते हैं वर्ष 1919 का अधिवेशन जो कि अमृतसर में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है ये। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की कठोर निंदा हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जहां पर 1000 से ज़्यादा लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और ये जनरल डायर के आदेश के अनुसार पुलिस ने गोली चलाई थी। बैसाखी के दिन जब सभी लोग वहां मौजूद थे, एक पार्क है वहां मौजूद थे, वहां पर 1000 से ज़्यादा लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। इसके साथ ही इसमें खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था। वो खिलाफत आंदोलन जो तुर्की साम्राज्य से संबंधित था, मुसलमानों से संबंधित था। और इसमें गांधी जी ने अपनी बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई थी और गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन भी दिया था, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के एक स्वर्णिम अवसर के रूप में इस आंदोलन को देखा था। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है वर्ष 1920 का नागपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी सी जय राघवाचार्य ने और क्योंकि इसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। असहयोग आंदोलन को। अब आते हैं वर्ष 1922 के अधिवेशन में जो कि हुआ था बिहार के गया में। इसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं वर्ष 1923 का काकीनाडा दिल्ली अधिवेशन। तो इसकी अध्यक्षता की थी सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला सवाल है
कि वर्ष 1924 का बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। और ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी ने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि था 1925 का बेलगांव अधिवेशन। ये यहाँ पर ये गांव होगा बेलगाम अधिवेशन। अगला सवाल है वर्ष 1925 का अधिवेशन, जो कि कानपुर में हुआ था, और ये 40वां अधिवेशन है। ये 40वां अधिवेशन को भी आप याद रखें क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। अगला है 1925 के बाद वर्ष 1927 का कलकत्ता अधिवेशन। तो इसमें इसकी अध्यक्षता की थी एम.ए. अंसारी ने। 1927 के कलकत्ता अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। ये साइमन कमीशन क्या है, ये सब मैं अगर बहुत डिटेल में बनाने जाऊंगी तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। तो ये सब के लिए मैं पर्टिकुलर वीडियोस लाऊंगी जिसमें डिटेल में मैं सारे टर्म्स को और सारे आंदोलनों को मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगला सवाल है वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की अनुमति मिली थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित है नमक आंदोलन से। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही ये अनुमति मिली थी गांधी जी को कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन करें, क्योंकि उस वक्त जो है अंग्रेज सरकार ने नमक पर अत्यधिक टैक्स लगा दिया था, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था और दांडी में समुद्र के किनारे मुट्ठी भर समुद्र के पानी को हाथ में उठाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब है नेक्स्ट अधिवेशन, जो कि है वर्ष 1931 का, और ये हुआ था कराची में। इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारा सवाल। विशेषता क्या है इस अधिवेशन की? तो इसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। दूसरा है गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति मिला था। तो ये 3 कारणों से 1931 का कराची अधिवेशन इम्पोर्टेंट है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं। अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 1934 जिसका अधिवेशन हुआ था बम्बई में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और इसी वर्ष कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। अगला है वर्ष 1937 जो कि है फैजपुर का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। अगला सवाल है कि वर्ष 1938 का अधिवेशन जो हुआ था हरिपुरा में। अब ये हरिपुरा कहाँ है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था गुजरात में, ये गुजरात में है। तो इसकी अध्यक्षता की थी एस.सी. बोस ने, और इसी वर्ष राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। अब है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। 19 अब ये कहाँ है? तो ये है जबलपुर एमपी में। तो अब एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा सावधान हो गए हैं। वो अब चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट रटा रटाया सवाल पढ़ के ना आए, वो डीप में पढ़े। तो 1939 के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था गांधी जी से कुछ मतभेद होने के कारण। नेक्स्ट सवाल है वर्ष 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे।
वर्ष 1946 का मेरठ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी जेपी कृपलानी ने। ये चारों सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरठ अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय भारत का विभाजन हुआ था। तो यहाँ पर सवाल है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो उसके उस समय अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, और जेपी कृपलानी 1946 से 47 तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद 1947 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर 1947 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पर सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को जब 1947 में सत्ता हस्तांतरित किया जा रहा था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। तो विभाजन के समय कौन थे? जेपी कृपलानी। और जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा था उस समय कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला अधिवेशन है वर्ष 1948 का जयपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जब भारत आज़ाद हो चुका था उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो पट्टाभी सीता रमैया ने। अब यहाँ एक हम अंतिम सवाल देख लेते हैं कि किन वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था। तो ये वर्ष आप याद रखें, 1930, 1935 और 1940 से 45, इस बीच में कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था। 1940 से 45 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे, लेकिन अधिवेशन नहीं हुआ था। तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवाल, वो भी डिटेल में। इससे बाहर इस टॉपिक से कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं आएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आया तो फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।